हर घर नल योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया इसे बड़ी उपलब्धि। पीएम नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे देश को करेंगे संबोधित। चीन के बीच तनाव और कोविड-19 में अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे देश के लिए यह संबोधन होगा महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को किया प्रतिबंधित। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। सुरक्षा की चिंता को लेकर सरकार ने लिया फैसला। और कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में बनकर हुई तैयार। बायोटेक कंपनी ने बनाया है वैक्सीन। जुलाई माह में इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल हो जाएगा शुरू। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। बुंदेलखंड में हर घर नल योजना का आज शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या को देखते हुए हर घर नल योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बुंदेलखंड में लगातार पिछले कई वर्षों से गर्मी में पेयजल का संकट हो जाता है। कई लोग तो पानी के लिए ही गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये योजना बुंदेलखंड के हर गांव में नल से पानी पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही है, जिससे सभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। प्रदेश सरकार इस योजना का शुभारंभ करके बुंदेलखंड के लोगों को यह महसूस कराना चाहती है कि विपत्तियां चाहे जितनी भी हो, लेकिन बुंदेलखंड के विकास का पहिया रुकेगा नहीं। पूरा बुंदेलखंड विकास के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार दिख रहा है। एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और गांव तक पेयजल बुंदेलखंड के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। यह योजना 2 साल में पूरी हो जाएगी, जिससे बुंदेलखंड की प्यास बुझाई जा सके। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के शुरू होने से बुंदेलखंड में पेयजल संकट समाप्त हो जाएगा। बुंदेलखंड केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। अब यह विकास से भी वंचित नहीं रह सकता और इसको विशुद्ध पेयजल से भी कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस संकल्प के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपको याद होगा, फरवरी 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी में आए थे। तब उन्होंने बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और इस दौरान हम लोगों ने पूरे बुंदेलखंड की 4513 राजस्व ग्रामों में पूरा सर्वे का कार्य किया। सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के साथ हमारे सामने लक्ष्य था कि पाइप पेयजल योजना ऐसी बने जिसे 10 वर्षों तक मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उठा सके और इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड की प्यास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिला करके हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। कि आज बुंदेलखंड इस प्रदेश का नाम, जिस क्षेत्र का नाम हमेशा पानी की कमी से जूझता हुआ क्षेत्र ऐसा माना जाता था, और मैं ये दर्द इसलिए महसूस कर सकता हूं कि जैसा अभी अनुराग जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मैं उस प्रदेश से आता हूं, उस क्षेत्र से आता हूं जहां केवल 6-7 इंच लगभग बरसात साल भर में औसत होती है।
कुल अगर पिछले 50 साल का इतिहास उठा करके देखें तो 43-44 साल ऐसे हुए होंगे जब वहां वर्षा की न्यूनता रही होगी, अकाल पड़ा होगा, कहीं 25% डेफिसिट होगा, 50% कमी होगी, 100% कमी होगी, या लगातार 2-3 साल तक अकाल पड़ा होगा। मैं उन माताओं बहनों का दर्द निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं जो सिर पर मटका रख करके कई 100 मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक पैदल पानी लाने के लिए, परिवार की आवश्यकता के लिए पानी लाने के लिए चाहती हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बुंदेली में इन्होंने कहा कि कसम मर जाए पर मटका गगरी ना फूटे। उस महिला का ये दर्द जो है, इस दर्द को यदि देश में किसी ने समझा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा। दूर दूर दराज क्षेत्र तक अपने परिवार के पानी की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए महिला बचपन में से लेकर के जब छोटी गगरी सिर पर उठा करके चलना प्रारंभ करती है, तब से लेकर के वो वृद्धावस्था में कमर झुक जाने तक जब सिर पर रख करके पानी लाती है, वो जितने कदम चलती है उन कदमों को अगर सीधी एक रेखा में नापा जाए तो वो धरती के कई कई चक्कर लगाने जितना परिश्रम हर अपने जीवन में प्रतिदिन करती है। निश्चित रूप से हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें इस अभिशाप से त्रस्त हैं। इस अभिशाप से मुक्त करने का बीड़ा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। अनेक लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की, लेकिन अब तो पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसी बुंदेलखंड की धरती से, ये पाइप पेयजल योजना नहीं, ये पाइप केवल योजना नहीं है, ये भारत की, यहाँ की बुंदेलखंड की लाइफलाइन है, केवल पाइपलाइन नहीं। माननीय मोदी जी ने कहा ये लाइफलाइन है बुंदेलखंड के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये बुंदेलखंड के लिए वरदान सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, आज मुख्यमंत्री जी वो तोहफा लेकर के यहाँ पर विराजमान है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, मेरा बुंदेलखंड अब पूरे देश में जाना जाएगा, नंबर 1 के स्थान पर रहेगा। इसीलिए एक्सप्रेस वे भी बनेगी, डिफेंस कॉरिडोर भी बनेगा, राम सर्किट भी बनेगा, चित्रकूट का विकास भी होगा, और घर घर लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान है। योजनाएं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी योजना है। मुझको लगता है ऐसी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और बिना जल के सब कुछ सुना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन भावनाओं के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। उनका ये संबोधन ऐसे समय हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और उसके बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में ये कह चुके हैं कि भारत में लद्दाख में अपनी जमीन पर बुरी नजर डालने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बहरहाल आज उनका संबोधन ऐसे समय पर भी हो रहा है जब देश कोविड-19 महामारी और अनलॉक 2 में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल रात दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री देश को 5 बार संबोधित कर चुके हैं। पिछली बार उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का यह संबोधन आप डीडी-यूपी पर लाइव देख सकेंगे। केंद्र सरकार ने 59 मोबाइल ऐप को बैन करने के फैसले के बाद अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टार ने टिकटॉक ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। देश की सुरक्षा चिंताओं और देश की जनता की निजता चिंता के साथ साथ डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कल शाम ये अहम फैसला लिया। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट जैसे ऐप शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों से चीन में सर्वर वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही थी। इसके लिए आईटी मंत्रालय को कई जगहों से प्रतिवेदन भी मिले थे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की है जिसमें 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का पूरा देश ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और वो जल्दी से इससे बेहतर संस्करण पेश करेंगे। ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। अनलॉक 1 का आज आखिरी दिन है और इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन से अलग बाकी इलाकों में पहले से ज्यादा छूट देने के लिए अनलॉक 2 के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इससे पहले 30 जून को अनलॉक 1 के तहत कोरोना संकट के कारण लगातार लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी। आइए आपको बताएं 1 जुलाई से अनलॉक 2 के तहत क्या बदलने वाला है। पहले से जारी घरेलू उड़ानों की संख्या का विस्तार होगा। नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनें, विमानों को मूवमेंट की अनुमति होगी। दुकानों में उपलब्ध जगह के हिसाब से एक साथ 5 से अधिक लोगों को आने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ दिशा निर्देश जैसे मेट्रो रेल बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, एडिटोरियल, असेंबली हॉल ऐसे ही कुछ जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसे नहीं होंगे। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां की गतिविधियों में छूट का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती हैं। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल का प्रोत्साहन देना जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जनजीवन को पटरी पर लाने और जरूरत के मुताबिक सख्ती के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक 2 के नए नियमों की घोषणा कर दी है। 31 जुलाई तक चलने वाले अनलॉक 2 के दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, जिम, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और खेल कार्यक्रमों पर भी पाबंदियां जारी रहेंगी। कर्फ्यू की अवधि को घटाते हुए इसे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी। कल शाम जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। घरेलू उड़ानों और रेल सेवाओं को जरूरत के मुताबिक विस्तार दिया जाएगा। दुकानों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए केवल 5 लोग ही दुकान पर रह सकेंगे। कोरोना वायरस से जंग के लिए भारत में पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। इस वैक्सीन को भारत में बायोटेक कंपनी ने बनाया है। बायोटेक ने पहले ही दावा किया है कि उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को विकसित कर लिया है। कंपनी के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर उसने ये वैक्सीन तैयार की है और अब जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंड ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरुआत करने की अनुमति दी है। इससे पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज से प्राप्त नतीजे सौंपे थे। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया है और भारत बायोटेक को स्थानांतरित कर दिया गया है और घरेलू इन्वर्टिक हैदराबाद के जिलोम वैली में स्थित भारत बायोटेक के BSL-3 यानी बायोसेफ्टी लेवल 3 के हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है और बनाया गया है। प्रदेश की योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण एवं नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मुंडा पांडे स्थित हवाई पट्टी पर पहुंचे। हवाई अड्डे पट्टी पर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद वह मुरादाबाद के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे का कुछ काम शेष है, जिसे पूरा करने के लिए निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था ने अगले 1 सप्ताह में कार्य पूरा करने की बात कही है। लेकिन उन्होंने 10 दिन के अंदर हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर लोगों के लिए हवाई सेवा को शुरू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है, जबकि सपा बसपा की सरकारें अपने वोट बैंक के लिए काम करती थी। सारे काम हो गए हैं, लगभग फिनिशिंग के काम बचे हुए थे। जो कार्यदायी संस्था है और जो उसके सभी
जिम्मेदार लोग, उन लोगों ने कहा कि 1 हफ्ते लगेंगे, 1 हफ्ते में पूरे कर देंगे। फिर भी मैं जा करके देख करके आया चारों तरफ। मैंने 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर ये सारे काम खत्म हो जाए। तो ऐसा देख करके और जो अभी तक प्रगति है पूरा, मैंने मतलब पूरा जा करके देखा और घूमा, निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में इस डिपार्टमेंट ने लंबी छलांग लगाई है। अब मैं बताऊं आपको, सेकेंड बिडिंग हुई थी, पूरे देश में 25 एयरपोर्ट चयनित हुए, तो 9 उत्तर प्रदेश के। तो इसी तरह से अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, आप देख ही रहे हैं, बरेली है, श्रावस्ती है, सोनभद्र, मेहपुर है, ये सब जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट जो विरोधी पार्टियों के लिए केवल और केवल स्वप्न बाग दिखा करके जब चुनाव आते थे, तो चुनाव के समय वो जिन्न की तरह बाहर आता था, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता था, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। ये लोगों को कभी इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहा कि हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हों, रोडें अच्छी हों, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। इनको केवल और केवल अपने राजनीति वोट बैंक के हिसाब से ही करते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस दायरे को लेकर के काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि मंडल मुख्यालय को राजधानी से जोड़ने के लिए कई सारे एयरपोर्ट ने बनाए हैं। 19 दिसंबर को लखनऊ में हुए सीए एनआरसी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के आरोप में लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शहनवाज आलम को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हजरतगंज कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस से उनकी तीखी झड़प हुई। झड़प के बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी चलाईं। डीसीपी सेंट्रल दिनेश कुमार के मुताबिक 19 दिसंबर को हुई हिंसा में शहनवाज आलम के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 19 दिसंबर को परिवर्तन चौक पर हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था और बड़ी संख्या में तोड़फोड़ की थी। वहीं लखनऊ के विभिन्न इलाकों में भी कई जगह हिंसक प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों और पुलिस की गाड़ियां, मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को तोड़ा था। आज दिनांक 29/6/2020 को शहनवाज आलम की गिरफ्तारी हुई है, जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इनकी गिरफ्तारी मुकदमा अपराध संख्या 600/19, जो कि 19/12/2019 को घटित घटनाएं जो परिवर्तन चौक पे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में हुई थी, उसमें इनका नाम पूर्व से प्रकाश में आया था और इस पर साक्ष्य संकलन की प्रक्रियाएं जारी थी और पर्याप्त साक्ष्य पाने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में आशा कार्यकर्तियों ने महत्वपूर्ण काम किया है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों व स्थानीय निवासियों से संपर्क करके उनकी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराई और उनका विवरण भी दर्ज कराया, जिसके कारण ऐसे लोगों को रैपिड रिस्पांस टीम ने उन्हें तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई। आशा वर्कर ने परिवार के लोगों को भी आए हुए व्यक्तियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना है, उसकी भी जानकारी परिवार को दी। प्रत्येक व्यक्ति पर निगाह रखी कि जैसे ही कोरोना के लक्षण दिखें, उनका कोविड टेस्ट कराकर यह सुनिश्चित करें कि उनको किस तरीके की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जानी है। इस समय जब सभी लोग कोरोना के डर से घरों में कैद थे, तब आशा वर्कर ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देश हित में निभाती नजर आई। प्रदेश में 1,60,000 आशा वर्कर ने 30,43,000 प्रवासियों की रिटर्न भरे हैं। आशा वर्कर के कारण 60,965 व्यक्तियों की पहचान हो पाई है। 2,232 लोगों के नमूने लिए गए, जिसमें 203 पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। यही नहीं, लोगों को कैसे बचाव करें, इसकी भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने लोगों को जागरूक भी किया, जिससे कोरोना से निपटने में मदद मिली है। प्रयागराज की जोकन नई ग्राम सभा में रहने वाले मजदूरों व प्रवासियों को मनरेगा योजना के तहत काम मिलने से वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस ग्राम सभा में 250 से अधिक मजदूर इस योजना से जुड़कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। योजना के माध्यम से जहां गरीब मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, वहीं ग्राम विकास के कार्यों को गति मिल रही है। मनरेगा योजना से जुड़कर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कामकाज को लेकर बड़ी समस्या थी, लेकिन 2 महीने से मनरेगा योजना के जरिए काम मिलने से रोजी रोटी मिली है। इसके जरिए काम करने पर 200 रुपए की मजदूरी मिलती है। साथ ही बंदी के दौरान सरकार की ओर से मुफ्त में राशन भी मिलता है।
इन प्रवासी मजदूरों का कहना है कि मनरेगा योजना से अगर गांव में ही काम मिलता रहे तो हमारी जीविका अच्छे से चल सकेगी और हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। ग्राम प्रधान अकबर खान ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश पर आए हुए प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना के तहत इन्हें काम मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार की मंशा के अनुरूप यह भी तय किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और इसलिए गाँव में इनके मुफ्त राशन व अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मैं बाहर NTPC में काम करता था, वहाँ से जब काम बंद हो गया तो घर आया अपने। मैं 3 तारीख के यहाँ आया हूँ, 14 दिन क्वारंटाइन में था। उसके बाद मैं यहाँ मनरेगा में लग गया हूँ। गांव में रह के अपना मन खुश करके रहता हूँ और अपनी मजदूरी करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार गौड़ है। इससे हमें बहुत राहत मिली है, बहुत अच्छा है, काम रेगुलर चल रहा है। इससे हम संतुष्ट हैं, गांव में काम चल रहा है। काम सर बहुत बढ़िया हो रहा है हमारे लिए। हम लोग अपन पेट पर्दा चला रहे हैं इसी नरेगा से। काम चालू हो गया साहब, बहुत अच्छा काम हो रहा बा। काम हम लोग समझते है कि और काम हमारे लोग के चले मनरेगा का काम। ऐसे हम लोगों को बहुत रोजी रोटी मिल रही बा, लड़कन बच्चन को पढ़ावे लिखावे के मतलब पैसा भी मिल रहा, खाना खर्चा भी मिल रहा बा। कोशिश यही है कि हर मजदूर, हर गांव के लोग जो बाहर से आए हैं और जो गांव में पहले से हैं, सबको काम बराबर दिया जाए और हमारे तरफ से दिया भी जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मजदूर मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। गौवंश आश्रय स्थल वृक्षारोपण हो रहा है, निर्माण काम हो रहा है, स्कूल की बाउंड्री वाल बनाई गई है, स्कूल में बच्चों के लिए हाथ धोने के लिए शौचालय निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, पंचायत भवन की पूरी मरम्मत की जा रही है, सुलभ कॉम्प्लेक्स जो सामुदायिक शौचालय है उसका निर्माण कर रहे हैं। एक भी मतलब दिशा निर्देश शासन से जो है हम कोई छोड़ नहीं रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।